आज हम लोग देखेंगे जितना भी टॉपिक्स बच गया था कल, आज उसको हम प्रयास करेंगे खत्म कर देने के लिए। और सारे टॉपिक्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके देखते चलेंगे। कल हम लोग यहाँ तक हम लोग खत्म कर लिए थे, इरिगेशन हो गया था सारा। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, यानी किस प्रकार से खेती करना चाहिए और किस प्रकार से खेती की जाती है। तो क्रॉपिंग पैटर्न में पहला हमारा टॉपिक है मिक्स क्रॉपिंग। ये मिक्स क्रॉपिंग ये डिसाइड कर रहे हैं कि जब हम लोग फसल लगाएंगे तो क्या मिक्स करके लगाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए कॉटन लगा दिए तो उसके साथ मूंग का बीन लगा देंगे, मूंग का फसल लगा देंगे, यानी एक ही फसल के साथ अन्य फसल को मिक्स करके क्या करेंगे हम लोग उसमें उपजा लेंगे। Mixed cropping, the practice of the cropping of two or more crops simultaneous same piece of land। एक ही जगह पे क्या है, दो या दो से ज्यादा प्लांट्स को क्या करेंगे हम लोग ग्रो करा लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैजी उड़द, ग्राउंडनट सनफ्लावर, शोरगम पिजन पी, व्हीट चिकपी, बार्ली चिकपीज, व्हीट मस्टर्ड, ये सारे क्या हम करेंगे एक साथ एक ही खेत में एक समय हम लोग उपजा सकते हैं, जिसको बोलेंगे मिक्स क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल के लिए टमाटर का खेत है, उसमें लोग मिर्ची का प्लांट्स लगा दिए एक साथ। एडवांटेज क्या है मिक्स फ्रैक्शन का? द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर ड्यू टू द अनसर्टेन मॉनसून द रिड्यूस। तो यहाँ पे क्या होगा कि अदरवाइज मॉनसून चेंज होने के कारण एक क्रॉप हमारा फेल भी कर गई तो सेकेंड जो क्रॉप लगा हुआ वो ग्रोथ कर जाएगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। फार्मर्स टेंड टू द हार्वेस्ट वेराइटी प्रोड्यूस such as the cereal, pulses, vegetable and the fodder to meet us various requirement family or the fan agriculture farm। जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो उसमें हम लोग जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस होता है डायरेक्ट मशीन को हम चला नहीं सकते। तो इसके लिए क्या किसी फैमिली का जरूरत होगा, किसी पर्सन का होगा, वो बारकी से जाकर क्या करेगा उसे खुद से हार्वेस्टेड करेगी। ड्यू टू द complementary effect to the component crop it to the both crop is the increase wheat and gram। अब कभी ऐसा होता है क्या कि दोनों का दोनों फसल क्या अच्छे ग्रोथ कर जाएंगे, तो ये क्या एडवांटेज है। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंप्रूव बाय द ग्रोइंग टू क्रॉप सिमल्टेनियस। जब दो फसल एक ही साथ उपज रहा है तो वहां पे जो सॉइल का फर्टिलिटी होगा, जो उपजाऊ क्षमता होगा वो क्या होगा ग्रो कर जाएगी। ये एडवांटेज है। चांसेस ऑफ पेट इन्वेस्टेड आर द ग्रेटली रिड्यूस। और जो पेट पेट का जो इन्वेस्टेशन है, अर्थात बोल सकते हैं जो भी पालतू एनिमल्स होते हैं वो सब भी वहां पे नहीं जा सकता। आप कोई पालतू जानवर ऐसा है जिसको एक एक फसल खाने में इंटरेस्ट है, अदर जो है वो नहीं खाने में इंटरेस्ट है, अब दोनों एक ही खेत में लगा हुआ तो क्या है जाहिर सी बात है वो जो पेट एनिमल है वो नहीं जाएगा। इसके बाद है इंटर क्रॉपिंग। ऊपर था मिक्स, तो अब है इंटर क्रॉपिंग। Intercropping the practice going to the two or more crops simultaneous in the same field is the definite row pattern with the objective increasing the productive per unit area। यहाँ पे जो देखने को मिल रहे हैं इंटर क्रॉपिंग प्रैक्टिस, और एक हमारा था मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स हम लोग क्या देख रहे थे, दो या दो से ज्यादा सेम पीस ऑफ लैंड एक ही जगह पे हम लोग क्या करते उपजा रहे थे, उसको बोल रहे थे मिक्स। अब यहाँ पे है इंटर क्रॉपिंग, एक दूसरे को इंटर अर्थात एक ही पैटर्न में एक ही सीरीज में बारकी से एक मक्का का पौधा डालेंगे तो दूसरा अदर लहर का हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग प्रोटीन ग्रोथ टू और मोर सिमल्टेनियस इन द सेम फील्ड। क्या होगा, सेम फील्ड होगा, एक ही खेत होगा, और डिफाइन करेंगे उसका रो पैटर्न। यदि एक रो में मक्का लगा रहे हैं तो दूसरे रो में हम लोग अरहर लगा देंगे विद द ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी यूनिट एरिया। और हम लोग देखेंगे कितना एरिया पे क्या हमारा प्रोडक्शन होगा उसके बेस पे। इसका एडवांटेज क्या है, इट बेटर यूज टू द नेचुरल रिसोर्सेज सनलाइट लैंड वाटर। इससे क्या होगा, हमारा सबसे एडवांटेज है कि यदि हमें इस रो में सिर्फ पानी देनी है तो इसी रो में पानी देंगे, सेकेंड रो में नहीं जाने देंगे। सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट बेसिस पे क्या है उसे ग्रोथ हो जाए होते रहेगी।
सॉइल इरोजन इफेक्टली ये स्टेट, और इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन ना के बराबर होगी। सिंस द सीड टू द टू और मोर seeds of the two crops are the not fixed before the sowing, fertilizer can be the added but with the need to the crops। और यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो वहाँ पे दो क्रॉप्स क्या है, नॉट फिक्स, मिक्स, एक दूसरे से नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग जो सोइंग का प्रोसेस होगा, ये जो मशीन के भी यूज कर सकते हैं। यदि फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर सारा एक सीक्वेंस में मक्का, दूसरे सीक्वेंस में अदर प्लांट्स से, इसलिए हम लोग इसमें इजीली भी कर सकते हैं जैसा और नीडेड है। द डिफरेंट क्रॉप कैन द हार्वेस्टेड थ्रेशेड सेपरेटली, और इसमें हम लोग जब सही तरीका से फसल उपज जाएगी तो हम लोग क्या उसको हार्वेस्टेड कर सकते हैं, क्योंकि सारा उसका रो डिफरेंट डिफरेंट है। इस रो में मक्के, दूसरे रो में अदर प्लांट है, तो उसमें हार्वेस्टेड कर सकते हैं। द प्रोड्यूस ऑफ ईच क्रॉप कैन द मार्केटेड कंज्यूम द सेपरेटली, और उसका प्रोड्यूस हम लोग कर सकते हैं सेपरेट तरीका से। इसके बाद है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। एक बार मॉनसून चेंज होने की बेस पे क्या हम लोग फसल लगाते हैं, यदि गर्मी आया तो हम लोग धान लगाते हैं, फिर जैसे गर्मी जाता है तो हम लोग रबी फसल लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, फिर गेहूं जैसे ही खत्म होती है तो हम लोग जायद फसल अर्थात मक्का वो सब लगाते हैं। तो इस प्रकार से क्रॉप रोटेशन हो रही है। क्रॉप रोटेशन कैन बी डिफाइन एक द प्रैक्टिस ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑन द पीस ऑफ लैंड प्री प्लान सक्सेशन। हम लोग का क्या पहले से में प्लान होता है कि कब कौन सी फसल लगाना बेस्ड ऑन मॉनसून, तो इसको बोल सकते हैं क्रॉप रोटेशन। इसका एडवांटेज क्या है, इन कंट्रोल पेड्स बीड्स हमारे पास सारे कंट्रोल होता है प्रोसेस का। क्रॉप रोटेशन रिड्यूस टू द नीड द फर्टिलाइजर। अब जब हम लोग का क्रॉप रोटेशन होता है तो उसके बेस पे हमें फर्टिलाइजर का नीड होता है, और वो फर्टिलाइजर क्या हमें चाहिए वो सारा रिड्यूस हो जाती है, अर्थात वहाँ पे जो फर्टिलाइजर है उसके बेस पे हमारा रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। Several crops with the growth section with the only the soil preparation land is up like with the magic suitable led to the land of the wheat। और बहुत सारे ऐसा ही प्लांट्स है जिसका हम लोग लगाने से क्या होता है, सॉइल खुद वो प्रिपेयर हो जाता है। अर्थात क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि जो सॉइल में जो सारे न्यूट्रिशन होना चाहिए एक क्रॉप चक्रण के बाद वो सारे फिर से न्यूट्रिशन उसमें अवेलेबल हो जाती है। तो ये क्रॉप रोटेशन। इसके बाद है क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, अर्थात फसल का जो किस प्रकार से हम लोग डिफरेंट वेराइटी का हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो द आउट ऑफ डिक्लोरेशन वैल्यूएबल ट्रेड्स एंड द इनकॉर्पोरेटिंग देम द फ्यूचर जनरेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट ब्रीडिंग। अब अभी तो ठीक है, बट आगे आने वाला समय में क्या होगा कि पोल्यूशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, जिससे क्या होगा कि हमें हमारे पास जमीन उतना ही है, फील्ड उतना है, बट में क्या चाहिए उसी में मल्टीपल प्रोडक्शन चाहिए ताकि सारे को फुलफिल हो सके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फसल को डिफरेंट तरीका से क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। तो इसके लिए फैक्टर कुछ है, डन गुड हेल्दी एंड सीड, बढ़िया सीड का प्रयोग करेंगे, जो हाइब्रिड सीड होगा उसका प्रयोग करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन वही प्रोसेस है, अर्थात हाइब्रिड सीड का प्रयोग करेंगे। इट इज द प्रोसेस क्रॉसिंग बिटवीन द टू और मोर जेनेटिक डिसिमिलर। यदि कोई ऐसा प्लांट्स का जो सीड है जिसका बढ़िया है, बढ़िया सीड उसका बढ़िया और उसका बराबर भी सीड होता है, उसका जो फल भी बराबर होती है, तो हम लोग क्या करेंगे जो अदर प्लांट्स के जो सीड है सेम जीन वाले क्या करेंगे उसको क्रॉस करा करके एक नया हाइब्रिड सीड तैयार कर देंगे, जिससे हम लोग बड़ा पैमाने पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। नीड फॉर हायर क्रॉप यील्ड, हमें हायर क्रॉप यील्ड के लिए क्या क्या नीड है। पहला क्या है, हायर यील्ड, इंप्रूव क्वालिटी, हमारा क्वालिटी इंप्रूव करना चाहिए। बायोटिक एबायोटिक रेसिस्टेंस ये भी देखना जरूरी है। पहला है हायर यील्ड, द मेन एम टू द क्रॉप इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी प्रोड्यूस ग्रेन वेजिटेबल्स फोडर। हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो फसल है उस पर इंप्रूव करनी चाहिए, हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंप्रूव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए ग्रेन्स, वेजिटेबल, फोडर, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, और इसके साथ साथ क्वालिटी में भी इम्प्रूव होना चाहिए। क्वालिटी कंसिडर्ड टू द क्रॉप प्रोडक्ट वैरी फ्रॉम द क्रॉप टू क्रॉप। एग्जाम्पल के लिए बैकिंग क्वालिटी इन व्हीट,
प्रोटीन की मात्रा होना चाहिए दाल में, ये सारा क्या क्वालिटी है, वैसा नहीं कि हम ऐसे सा दाल उपजा रहे हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा है ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। ऑयल क्वालिटी इन द ऑयल सीड, आपको वैसा हम सीड उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करवा रहे हैं जिसमें ऑयल निकलता ही नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए। एंड परफिंग द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट्स वेजिटेबल, जो हमारा वेजिटेबल तैयार हो रहा है, जो हमारा फ्रूट तैयार हो रहा है उसमें क्या है सीड, उसमें उसका क्वालिटी भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम ऐसा सेब बना रहे हैं जो खाने में उसका टेस्ट ही नहीं है। बायोटिक एबायोटिक रेसिस्टेंस, under different situations the crops suffer due to the biotic stresses, diabetes and nematodes, and abiotic stresses such the drought, salinity, water logging in the heat or often। तो एग्जाम्पल के लिए देख, जब हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें प्रभाव डालता है। तो एग्जाम्पल के लिए बायोटिक में हो जाएगा कीड़े, जितने भी कीड़े हैं, डिजीज है, इंसेक्ट है, नेमाटोड से सब क्या करते हैं, फसल पे अटैक करते हैं और उसको क्या करते हैं, खाने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पेस्टिसाइड का यूज करेंगे। और ए और उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो एबायोटिक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए वाटर। अब ऐसा जब हम इरिगेशन प्रोसेस कर रहे हैं उसमें ज्यादा वाटर की मात्रा डाल दिए, वाटर लोगिंग ज्यादा करवा दिए। अब ऐसा है कि हम बहुत दिनों तक वाटर ही नहीं डाल रहे उसमें, तो उसमें क्या हो जाएगी, हॉटनेस के कारण क्या होगा, मिट्टी सूख जाएगी। तो ये सारा क्या बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस जो हमें करना जरूरी है। If we develop crop with the varieties which are the resistant, these the stresses, they can improve the simultaneously crop production। यदि ये सारे चेंजेस कर देंगे तो क्या होगा, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने की 100% मिलेगी। और इसका कुछ टॉपिक भी दिया है, चेंज मैच्योरिटी और ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन है टाइम वो भी चेंज होनी चाहिए प्रॉपर तरीका से। ऐसा नहीं कि अभी समय है लगाने का मक्का, हम लगा रहे हैं, बीच में गेहूं लगा रहे हैं। फोटो इंटेंसिटी, थर्मो इंटेंसिटी, अर्थात यहाँ पे ये बता रहे हैं क्या कि सन का लाइट भी होना जरूरी है। अब हम लोग अभी जो हमारा मक्का है तो उसके लिए चाहिए सन चाहिए, अब हम लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं, तो डिफरेंट, तो क्या होगा, हमें प्रोडक्शन रिड्यूस कर जाएगी। डिजायरेबल एग्रोनिकल ट्रैट्स, अब क्या है, अब जो हम जिस सेक्टर का यूज कर रहे हैं उसका क्या ट्रेड्स भी बढ़िया होना चाहिए, लक्षण भी बढ़िया होना चाहिए, गुण भी बढ़िया होनी चाहिए। वाटर एडेप्टेबिलिटी, ठीक है, इस प्रकार से आगे की हम देखते हैं। इसके बाद है पेस्ट। पेस्ट क्या है, पेस्ट द एनी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म which is the cause of the great economical losses by the destroying the crop plant and the product obtained from them। पेस्ट हम उसको बोलते हैं, ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेन, जो मैं क्या कर सकता, नष्ट करने के प्रयास कर सकता, और इसका कारण बनेगा इकोनॉमिकल लॉसेस का। अब ऐसा कि हम फसल लगा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आ गए हैं, तो यहाँ पे जो पेस्ट है, पेस्ट क्या, इज एनी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेन व्हिच द कॉज द ग्रेट इकोनॉमिकल लॉस बाय द डिस्ट्रॉइंग क्रॉप प्लांट और द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम देम। ठीक है, तो हम लोग पेस्ट मतलब समझ सकते हैं कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमें जो हमारा जो ग्रोथ हो रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम हो, अर्थात वो रिड्यूस हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या पेस्ट इसी को बोलते हैं हम लोग, ये क्या डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेन है जो भी क्या करे, हानि कर सकता है, उसको बोलते हैं पेस्ट। There are the various methods by the which the insect disease can the control। बहुत सारे मेथड जिससे वो पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, अर्थात ये जो बड़ा पैमाना पे जो हम लोग का हानि देखने को मिलती है वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे, बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल है। वन ऑफ द कॉमन मोस्ट कॉमन इफेक्टिव मेथड है सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड और बायोसाइड। ये दो है, पेस्टिसाइड बायोसाइड, जिसका हम लोग प्रयोग करके फसल पे जो भी समस्या है उसे हम दूर कर सकते हैं। व्हिच इंक्लूड द इंसेक्टिसाइड, बेडिसाइड, फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारे अवेलेबल है बेस्ड ऑन क्रॉप्स, जैसा जैसा उस पे जो भी इसका प्रॉब्लम है उसके बेस पे हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यूज ऑफ रेसिस्टेंस वेराइटी क्रॉप, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे हम लोग यूज करेंगे। सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम टाइम ऑफ द सॉइंग द क्रॉप्स,
अब ऐसा नहीं कि हमारा गेहूं लगाने के समय अभी है तो हम लगा रहे हैं 1 महीना बाद, वो भी डिपेंड करेगा, उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा प्रोडक्शन पे। तो हम लोग क्या एक निश्चित टाइम भी देखना है और उसके बेस पे में क्या करना, प्रोडक्शन करना और सोइंग भी करना था, लगाना भी है। क्रॉप रोटेशन एंड द मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक ही हमारे पास खेत में उसे मल्टीपल फसल एक ही बार लगा रहे हैं, मक्का लगाए फिर उसको काटे फिर मक्का लगाए फिर मक्का लगाए, तो इससे क्या होगा, सॉइल का फर्टिलिटी घट जाएगी और कुछ सालों बाद वो बंजर पड़ जाएगी। क्लीन कल्टीवेशन, कल्टीवेशन में प्रॉपर तरीका से होना चाहिए। जब कल्टीवेशन होगा तो एयर के कांटेक्ट में आएगा मिट्टी, तो कल्टीवेशन भी होना चाहिए। ये था पेस्ट और इसका हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इसके बाद है वीट कंट्रोल। वीट कंट्रोल क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कोई काम का प्लांट्स नहीं है ना, इसको बोलते हैं घास, सिंपल सा वर्ड हम लोग बोलते हैं। तो वीड क्या है, अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टीवेटेड फील्ड। हमारे खेत में लगा है मक्का का प्लांट्स, उसमें क्या है, बहुत सारे घासें उपज गए, तो उसको बोलेंगे वीड बोलेंगे। Weeds are the unwanted plant in the cultivated field. Weeds tend to the complete with the crop of food space light. ये क्या करता है, जो स्पेसेस होता है उसमें क्या होता है, सारे फिल हो जाते हैं। तो इसका कुछ मेथड जिसे हम लोग हटा सकते हैं। जनरली मैकेनिकल मेथड है, जिसमें हम लोग खुरपी लेकर जाते हैं और वो सारे प्लांट्स को हटाते हैं। तो ये बता रहा है, दिस द इंक्लूड द फ्लोइंग द मेथड, अपरूटिंग, बैडिंग विद द ट्रॉयल, या फिर इसको बोलते हैं खुरपी, हैंड रो के नाम से बोलते हैं, या हैंड होइंग होता है, स्केपिंग का तो डायरेक्ट हाथ से उखाड़ दो। इंटरकल्चर, प्लगिंग एंड द बर्निंग फ्लोडिंग, ये सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। फिर ये कल्चरल मेथड, दी इंक्लूड द फ्लोइंग द मेथड, प्रॉपर बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग द क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग द क्रॉप रोटेशन। और जब हम लोग सोइंग कर देते हैं उसे, अर्थात जब हम लोग फसल लगा देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम्स क्या देखते जा करके कि कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो अनवांटेड है, जो ग्रोथ कर रहे हैं, हम लोग उसी समय जाकर क्या करते हैं, समय समय पे उसका बेड प्रिपेयर कर देते हैं, उसका बेस बना देते हैं, अर्थात उसको वहां से रिमूव कर देते हैं। इसके बाद है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड मीन्स केमिकल का यूज करेंगे, पेस्टिसाइड का यूज करेंगे, वेडिसाइड का यूज करेंगे, उसे मारने के लिए वीडसाइड का यूज करेंगे। केमिकल मेथड किलर, इसको बोलेंगे हर्बिसाइड या वेडिसाइड, स्प्रेड वीड डिस्ट्रॉय द किल देम, उसके क्या हम लोग मारकर हटा सकते हैं। ठीक है। बायोटिक फैक्टर सच द इंसेक्ट रोडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेन स्क्वाल, हाउस रैट, चूहा, ये सब क्या करता है, फसल को बर्बाद करने में सबसे आगे है। हाउस माउस, लेजर्ड, हैंडीकोट, बर्ड्स में पैराकीट, एस्पैरो, बुलबुल, ब्लू रॉक पिजन, काऊ, ये सारे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीका से फसल को बर्बाद करते हैं। एबायोटिक फैक्टर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगा, ये सारा एबायोटिक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा तो सारा फूड भी प्रिपेयर हो गया, सोई किस प्रकार से तैयार करना है, किस सीड का चयन करना है, वो सब भी हम देख लिए। अब हम लोग देखते हैं जब प्रोडक्शन होगा तो उसका स्टोरेज कैसे करेंगे। अर्थात ऐसा नहीं कि हम फसल उपजा लिए, अभी आलू इतना सा उपज गया, अब उसको हम लोग स्टोरेज करने आए नहीं रहा, पता चला 2 महीने बाद सारे आलू सड़ गया, तो भी समस्या है। तो हम लोग देखते हैं स्टोरेज ऑफ गैन। तो पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब सबको पता होगा कि प्याज एक ऐसा है जहां हम लोग ज्यादा टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो गलना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए क्या टेम्परेचर मेंटेन करना, जिस घर में रखेंगे उसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। मॉइस्चर भी डिपेंड करता है। आप फॉर एग्जांपल के लिए गेहूं है या फिर अदर कुछ सीड्स है, वो उसे मॉइस्चर नहीं चाहिए, अब वो मॉइस्चर कॉन्टेक्ट में रहेगा तो इजीली सारा सब क्या हो जाएगा, सड़ जाएगी। ह्यूमिडिटी भी डिपेंड करता है, तो वो सारा देखते हैं। पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज द मैक्सिमम ग्रोथ द रेट ऑफ द इंसेक्ट, हायर टेम्परेचर 30 to 32 डिग्री सेल्सियस। ज्यादातर जो इंसेक्ट होता है, ज्यादातर जो बोल सकते हैं कीड़ा जो भी होता है, वो क्या 30 से 32 डिग्री सेल्सियस पे वो प्रॉपर तरीका से वो ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाता है सीड्स के अंदर। माइक्रोब बीज इन द एंजाइम द मोस्ट एक्टिव टू द 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। Therefore, the food grain the material should be the stored lower temperature either below the 30। तो अब हमें पता चल गया कि 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगी तो हमें क्या होगा, सारे कीड़े आ जाएंगे उसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग उसका
स्टोरेज करेंगे तो क्या करेंगे 30 डिग्री से उसका टेम्परेचर घटा देंगे, इसमें उसका सर्वाइव भी नहीं होगा और हमारा सारा ग्रेन सुरक्षित हो जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ी रोल है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर। द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द फूड ग्रेन इंक्रीज टू द रेट ऑफ द डीके मटेरियल का द माइक्रोलॉजी में द एंजाइम एंड द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट इन द रैपिडली। जब हमारे ग्रेन्स में मॉइस्चर की मात्रा होगी तो क्या होगा, उसका 100% पॉसिबिलिटी है कि वो डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। डीके मीन्स क्या है कि अपने आप में वो गलना स्टार्ट हो जाएगी, सड़ना स्टार्ट हो जाएगी। The rise temperature of the stored food grain due to the heat released by the respiration large number of the insect microorganisms fungi to the heating food the grains completely खत्म हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ग्रेन है उसे बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, धूप में सुखाने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, उसे स्टोर करेंगे। इससे क्या होगा, सारा मॉइस्चर रिमूव हो जाएगी। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी डिपेंड करता है हमारा एनवायरमेंट में जो लेवल है। Rise temperature stored in the food grain due to the growth of the molds and the fungi germination of the stored food grain under the high humidity condition add to the weight damp to the grain the heating। अब हम लोग ग्रेन्स को क्या करेंगे, स्टोरेज तो कर लिए हैं। अब वहां पे क्या देखेंगे कि यदि ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो क्या होगा, उससे बोरा जो हमारे पास है उसमें रखे रखे क्या होगा, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद है प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल विजन। किस प्रकार से हम लोग बचाव करेंगे और किस प्रकार से उसे कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आता है गोडाउन। बोला जाता है कि गोडाउन बना दो, गोडाउन में रखो जाकर। वेयर हाउसेस, स्टोर रूम प्रॉपरली क्लीन्ड, क्या होना चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, तब हम बचा सकते हो उसे। ड्राइड, सूखा होना चाहिए। रिपेयर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बारिश हुआ तो वहां से पानी लीक हो रही है। Pathway link should be the provide between the stack of the grain filled bag. Periodic inspection spraying the fungi fumigation। उसमें टाइम टाइम पे क्या उस हाउस में स्प्रे भी होना चाहिए ताकि इंसेक्ट सारा मर जाए। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री। हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा वो प्रॉफ का टॉपिक खत्म हुआ, अब नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट करेंगे एनिमल को, लाइवस्टॉक। इट इंक्लूड द वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज द फीडिंग, ब्रीडिंग किस प्रकार से करानी है, डिजीज को किस प्रकार से कंट्रोल करना है एनिमल्स पे। एनिमल बेस्ड द फार्मिंग द, और उसके बेस में क्या कर सकते हैं, एनिमल्स का फार्मिंग भी कर सकते हैं, जैसे केटल का, गोट का, सीप का, पोल्ट्री फार्म, फिश फार्मिंग, ये सारा क्या हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक। हम लोग किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीका से मैनेजमेंट कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल बना सकते हैं, डिजीज का, ब्रीडिंग किस प्रकार से करानी है, वो सारे कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे फार्मिंग, डिफरेंट डिफरेंट फार्मिंग थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। पहला है केटल फार्मिंग। ये दो पर्पस के लिए केटल फार्मिंग लोग करते हैं। इसका दो ही पर्पस है, केटल फार्म डन फॉर टू पर्पस। पहला क्या चाहिए, दूध, एंड राउट लेबर फॉर द एग्रीकल्चर वर्क, टिलिंग, इरिगेशन, कार्टिंग, सिंचाई के लिए चाहिए, कार्टिंग प्रोसेस के लिए चाहिए। तो यहाँ पे दो ही है, एक है मिल्क, एक है राउट लेबर। तो हमें दो पर्पस होती है यहाँ पे। इंडियन केटल वीगल टू द टू डिफरेंट स्पीसीज, बॉस इंडिकस, काउज, बॉस बाउंड्री, बफालोज, ये सब का क्या केटल फार्मिंग जनरली करता है। इसमें क्या होता है, दूध की प्राप्ति तो होती ही है और साथ साथ लेबर का भी वहां पे यूज होता है। तो यहाँ पे दो हम लोग देख सकते हैं। मिल्क प्रोड्यूस फीमेल काउ, इसको लोग बोलते हैं मिल्क एनिमल या डेयरी एनिमल बोलते हैं, जो प्रोड्यूस करता है दूध। while the one is the for the farm labor called the draught animal, और वो सारे कौन सर्व करेगा, जो फार्म जो लेबर्स होंगे। एक्जोटिक फॉरेन ब्रीड्स, एग्जाम्पल के लिए जर्सी या ब्राउन स्विस, ये सब क्या ज्यादा मात्रा में दूध देती है। सिलेक्टेड फॉर द लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, इसका क्या होता है, दूध देने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होता है। लोकल ब्रीड फॉर एग्जाम्पल के लिए रेड सिंधी, साहिवाल, ये सब क्या लोकल है, तो इसका थोड़ा रेंज कम होता है। और एक्सलेंट रेसिस्टेंट टू डिजीज, बट ये क्या डिजीज में, डिजीज के मात्रा में
सबसे ये बढ़िया है, इसे ज्यादा जल्दी इसे किसी प्रकार का डिजीज देखने को नहीं मिलती है। द फूड रिक्वायरमेंट टू द डेयरी एनिमल से यानी जो दूध देती है एनिमल्स। और टू टाइप, दो प्रकार से फूड रिक्वायरमेंट होता है। पहला तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, पहला क्या मेंटेनेंस बड़ी तरीके से रख रखाव होनी चाहिए। द फूड रिक्वायर्ड टू द सपोर्ट एनिमल लाइफ द हेल्दी लाइफ, यदि उसका हेल्दी लाइफ रखना है तो क्या उसके लिए हमें फूड का रिक्वायरमेंट सबसे जरूरी है। मिल्क प्रोड्यूसिंग द रिक्वायरमेंट विच द टाइप ऑफ द फूड रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द लोकेशन लेकेटेशन पीरियड, जिस जिस प्रकार से हमें हमें उसे फूड देंगे उस प्रकार से क्या करेगी, वो दूध को प्रोड्यूस करेगी। एनिमल फीड इंक्लूडेड रफेज कुछ इधर लार्जली फीवर, इसमें ज्यादा मात्रा में फीवर पाया जाता है। एंड द कंसेंट्रेट विच इज द आर द लॉ ऑफ द फीवर कंटेन द टेम्परेरी हाई लेवल प्रोटीन्स, इसमें क्या होता है प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और न्यूट्रिशन भी होती है। इसके बाद है पोल्ट्री फार्मर, ये सबको पता होगा पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है। पोल्ट्री फार्मिंग अंडरटेकन बाय द रेंज ऑफ डोमेस्टिक फॉल, या यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है ईग का, चिकन मीट, चिकन मीट। ये पोल्ट्री फार्मिंग का दो ही पर्पस है, पहला तो ईग वहां से प्रोड्यूस कराना और चिकन मीट। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम तो बिटवीन द इंडियंस इंडिजियस फॉर एग्जांपल द असील एंड द फॉरेन लीहॉर्न, ये दो प्रजाति जो सबसे ज्यादा यूज होता है। ब्रीड टू द वेराइटी इंप्रूव द फोकस ऑन द डेवलप द न्यू वेराइटी डिजायर टू द टेस्ट, और इसका नया नया वेराइटी भी आगे दिखने को मिलेगी। नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स क्या है, सो क्वालिटी कैसा हो पर डिपेंड करेगी। ड्रॉप वायलर पेरेंट कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, किस प्रकार से कमर्शियल हो रहा, लार्ज पैमाना पे प्रोडक्शन। समर एडेप्टेशन कैपेसिटी, उसका एडेप्टेशन क्षमता कैसा है, किस प्रकार से एडॉप्ट हो रहा है एनवायरमेंट में। टॉलरेंस हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है कि नहीं, वो सब डिपेंड करेगी। लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, और ये फार्मिंग करने में थोड़ा मेंटेनेंस कम लगती है कंपेयर टू अदर काव का या गॉड का। रिडक्शन इन द साइज में छोटे होते हैं तो इसके लिए क्या स्पेसिफिक समय कम रिक्वायरमेंट होगी। इग्लैंडिक बर्ड ज्यादा एग्स देते हैं। एबिलिटी टू यूटिलाइज द मोर फीवर चीपर डाइट टू द फॉर्मेटिव यूज द एग्रीकल्चर बाय द प्रोडक्ट, ठीक है। ईग एंड बॉयलर प्रोडक्शन, अब यहां से निकल कर आती है ईग एंड बॉयलर प्रोडक्शन। बॉयलर चिकन फैट with the vitamin disability feed for the growth there to the better feed efficiency, इसमें क्या होता है विटामिन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है सप्लीमेंट्री, एक पर्याप्त मात्रा में होती है जिससे क्या होगा ग्रोथ रेट बढ़ जाती है। दी आर द प्रोड्यूस द बॉयलर सेंड टू द मार्केट मीट पर्पस, और इस बॉयलर में क्या करते हैं मार्केट में बेचते हैं मीट पर्पस के लिए, और सारे लोग खाकर अपने अंदर प्रोटीन लाता है। फॉर गुड प्रोडक्शन क्वालिटी बर्ड्स दी शुड बी, यदि ज्यादा प्रोडक्शन कराना है पोल्ट्री बर्ड्स का तो ये थोड़ा है, पहला क्या करना हमें मेंटेनेंस को सही तरीका से, जो टेम्परेचर वहाँ का है उसको मेंटेन करना है। हाइजीन कंडीशन, स्वच्छता पे ध्यान देना है, हाउसिंग पोल्ट्री फीड का। प्रिजर्वेशन कंट्रोल पेस्ट और डिजीज को भी ध्यान रखना कि किसी को डिजीज ना हो। पता चला एक मुर्गी एक का डिजीज हुआ तो सारे का डिजीज हुआ, पता चला सारे चले गए। डिफरेंस बिटवीन द कैप्चर फिशरी एंड द कैप्चर कल्चर फिशरी, हम लोग दो डिफरेंस देखने वाले हैं। पहला कैप्चर फिशरी एंड कल्चर फिशरी। ये कितने टॉपिक्स बच गए अभी, बस खत्म ही हो गया, ठीक है। दो टॉपिक है तो हम लोग देख लेते हैं, ये चैप्टर्स का खत्म हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे दो डिफरेंट देखने वाले, एक मिनट चार्ज देंगे। तुम लोग यहाँ देखिए कैप्चर फिशरी एंड कल्चर फिशरी क्या है। कैप्चर कैप्चर इसको क्या कर रहे हैं एडॉप्ट कर रहा है। कल्चर कल्चर के अनुसार जो चल रहा है अभी का। आई थिंक द मेथड ऑफ टर्निंग, हम लोग क्या करेंगे ऑब्टेन करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज से। यदि हमें फिश का फार्मिंग करना तो क्या करेंगे नेचुरल से ऑब्टेन करेंगे, उसकी जनसंख्या क्या बढ़ाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे उसका फार्मिंग कर लेंगे। कल्चर में मेथड टू ऑब्टेनिंग फिश फ्रॉम द फिश फार्मिंग, अच्छा कल्चर फिश में क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट ऑब्टेन करेंगे, जो फिश फार्मिंग है जो बनाया हुआ मानव के द्वारा उससे हम लोग ऑब्टेन करेंगे तो जाएगा कल्चर फिशरी।
और यदि जो हम नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नदी से, तालाब से, तो वहां पे हो जाएगा कैप्चर फिशरी। और दियर द नो शेडिंग रेटिंग ऑफ द राइजिंग द फिश, और यहाँ पे हम लोग फिश का रेजिंग देते कि नहीं मिलता है, क्योंकि ये नेचुरल है, और ये क्या है, बहुत ही बोल सकते हो कम संख्या में होता है, बट हम लोग कल्चर देखें तो उसमें ज्यादा हो जाएगा। इसमें सीडेड टू द रेडेड कैप्चर फिशेज द अंडरटेकन इन द बोथ इनलैंड एंड मैरीन वाटर। कैप्चर फिशेज हम लोग इनलैंड वाटर में भी देख सकते हैं और मैरीन वाटर में भी देख सकते हैं, बट कल्चर फिशेज क्या अंडरटेकन द मोस्टली इनलैंड और नियर सी शोर हम लोग देख सकते हैं। ये था कल्चर फिशेज। इसके बाद है बेस्ड ऑन द वाटर सोर्स फिश प्रोडक्शन फ्रॉम द थ्री टाइप्स ऑफ द फिशिंग कैन द रिकॉर्ड आज। यहाँ पे वाटर सोर्स के बेस पे जो हम लोग फिश का प्रोडक्शन करते हैं, मछली का प्रोडक्शन करते हैं, तीन टाइप से की जाता है फिशिंग प्रोसेस द्वारा। पहला है मेरीन फिशिंग। इसमें क्या होगा, ओशियन और सी से हम लोग कैप्चर करेंगे फिश को। पहला फ्रेश, फिर सेकेंड है फ्रेश वाटर। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैप्चर करने वाले हैं फ्रेश वाटर सिस्टम से, सच एज रिवर, कैनाल, लेक्स, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। इस बाद है ब्रेकिश वाटर फिशिंग। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, दीज इंक्लूड द फिशिंग एक्टिविटीज ब्रेकिश वाटर, लैगून, मैंग्रोव स्वैम्प, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कंपोजिट फिश कल्चर। ये क्या है कंपोजिट, इसका साफ से क्या क्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, कंपोजिट मिला हुआ। तो हम लोग देखेंगे सिल्वर कार्प, फॉर एग्जाम्पल के लिए सिल्वर कार्प मछली, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपो थैलमिसाइट मोलिट्रिक्स, और एक और नाम सुना होगा कतला, जिसका सरफेस क्या होता है, फीडर्स, समूह। फिर टू द फाइटो प्लैंकोस, जो प्लैंकटन, ये सारे क्या है, कंपोजिट फिश कल्चर बोलते हैं इसको, जो क्या बहुत ज्यादा संख्या में ग्रो भी होता है, तेजी फास्ट होता है। एक और है रोहू, जिसको लोग बोलते हैं लेवियो रोहिता, फीड इन द मिडल जोन ऑफ द पॉन्ड, column feeder fats decaying the plants and the detritus. These are the three species have the commonly the feeding habit, do not harm to the each other and constitute the good combination of the polyculture. ये तीनों को मतलब क्या कर सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं, तो उसको बोलेंगे कंपोजिट फिश कल्चर। अब कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोग फार्मिंग करते हैं फिश का, तो सबका अलग अलग सिस्टम बनाया जाता है, लेकिन ये तीन ऐसे मछली जिसे हम लोग एक साथ कंबाइन रखने पे कभी भी एक दूसरे को हार्मफुल नहीं पहुंचाते। तो पहला क्या है, सिल्वर कार्प, कतला और रेहू, याद रखना। इसके बाद है बी कीपिंग। हम लोग आ गए हैं बी कीपिंग, जिसको बोलते हैं मधुमक्खी का पालन, जहां से हम लोग शहद प्राप्त करते हैं। बी कीपिंग ऑफ जिसको बोलते हैं एपी कल्चर, याद रखना। बी कीपिंग प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एपी कल्चर। एपी मतलब होता है बी, कल्चर मतलब कल्टीवेट प्रोसेस। ब्रीडिंग केयर, हम लोग क्या करेंगे, केयर करेंगे, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीका से करेंगे। हनी भी ऑब्टेनिंग, फिर लोग क्या करेंगे, वहां से हनी प्राप्त करेंगे, बैग्स या अदर सब्सटेंसेस। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द एपी कल्चर, किस प्रकार से हम लोग क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे, तो पहला क्या है हनी, सेकेंड है बी बैग्स, उसके बाद क्या प्रोपलीज। हनी तो सबको पता होगा, स्वीट मीठा होता है। विस्कस एडिबल फ्लूइड कंटेन द शुगर, इस शुगर की मात्रा होती है। वाटर, मॉइस्चर, मिनरल्स, विटामिन, अमीनो एसिड, एंजाइम, ये सारा पोलन, ये सारा भरपूर मात्रा में हनी के अंदर होती है। बी बैग्स क्या है, सेक्रेट बैग्स क्या ग्लैंड्स है, वर्कर बीज। बी द बैग्स यूटिलाइज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइव। These bags is to the human beings for several purposes such as the manufacturing the cosmetic, called cream, shaving cream, polishes, candle, on lipsticks, lubricant, modeling work। ये सारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बी बैग्स का प्रयोग करके हम लोग इजिली वहां पे प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, यदि किसी को कॉल क्रीम बनाना हो, शेविंग क्रीम बनाना है, पॉलिशेज जो हम लोग देखते हैं, कैंडल, जो सब में बी बैग्स का यूज होता है। तो सेकंड ये एपीकल्चर से वहां प्राप्त हो सकती है। थर्ड है प्रोपोलिज, वाल्व collection of the bee from the plants. These are substances due to the preparing the fastering the comb.
ये भी इस प्रकार से हम लोग क्या तीन है जो हम लोग देख सकते हैं एपी कल्चर से प्रोड्यूस कराते हैं और इसका हम लोग मल्टीपल पर्पज के लिए यूज करते हैं। हम लोग का लास्ट है हनी बी द वेराइटी यूज टू द फॉर द बी कीपिंग। हम लोग क्या इसका वेराइटी देखने को मिलता है, तो एक्सेप्टिव वेराइटी फॉर द हनी बीज के लिए इसमें दो दिया है, पहला एपीज मेलिफेरा, दूसरा एपीज एडामसोनी। एपीज मेलिफेरा में क्या है, यूरोपियन है, ये इटालिक भी है, दो प्रजातियां दिखाया गया। सेकेंड है एपीज एडामसोनी, ये क्या है साउथ अफ्रीकन भी है। द एलिमेंट दिस ग्रुप बेसिस ऑफ द देयर सिमिलरिटीज के बेसिस पे डिफरेंसेस के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करके हम लोग क्या करते हैं उसका फार्मिंग करते हैं। इस प्रकार से हम लोग आज फार्मिंग के बीज फार्मिंग के बारे में पढ़े थे, अर्थात एपी कल्चर के बारे में पढ़े, फूड क्रॉप्सन के बारे क्रॉप्स के बारे में पढ़े। ठीक है, इस प्रकार से हमारा चैप्टर्स खत्म हो गया। थैंक यू।